Dear students, in the previous video, that is in the fourth part, we have completed the story, The Cop and the Anthem, up to the first para on page number 31, in which we have seen that Soapy failed in his last and the sixth attempt to get arrested. We have seen that Soapy had stolen or grabbed the silk umbrella in the cigar shop. When the umbrella man chased him and demanded the umbrella back, Soapy refused, insulted, and suggested him to call the cop. But the umbrella man didn't call the cop. Instead, he told him that he had found the umbrella in the restaurant. If Soapy claims that the umbrella belongs to him, he didn't have any objection. A policeman was standing there. The policeman also didn't pay any attention towards Soapy and his behavior and walked away from there to help the man in the opera club. उसके आगे पेज नंबर 31 सेकंड पैरा, सोपी वॉक्ड ईस्टवर्ड। आज के वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टोरी को। तो आइए पेज नंबर 31 सेकंड पैरा। Soapy walked eastward through a street damaged by improvements. Soapy was nervous. He had failed in his attempt to get arrested. From the cigar shop, he walked towards the east. Eastward, एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है. It means towards the east. Soapy वहाँ से ईस्ट की तरफ मूव हुआ. Through a street damaged by improvements. अब राइटर ने कहा है कि सोपी रीच द स्ट्रीट, लेकिन स्ट्रीट के लिए उसने कहा है कि इट वॉज डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। अब देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्ट्रीट वॉज डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट ये सजेस्ट कर रहा है कि द स्ट्रीट वॉज एडवांस्ड, देयर वर टॉल बिल्डिंग्स, लेकिन साथ ही में स्ट्रीट को कहा है कि ये इम्प्रूवमेंट्स काय की वजह से था, डैमेज्ड बाय इम्प्रूवमेंट्स। देखिए, डैमेज्ड और इम्प्रूवमेंट दोनों भी कंट्राडिक्टरी वर्ड है। द अपोजिट वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू डिस्क्राइब द स्ट्रीट। तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरन। ही हर्ल्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकैवेशन। देखिए, सोपी हर्ल्ड द अम्ब्रेला। हर्ल मीन्स थ्रो। सोपी ने अम्ब्रेला को थ्रो कर दिया। कहाँ? इनटू एन एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन कहते हैं कैविटी फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिगिंग। गड्ढे को कहते हैं एक्सकेवेशन। वहाँ एक गड्ढा था, पिट था। सोपी थ्रू द अम्ब्रेला इनटू इट। सोपी ने गड्ढे में अम्ब्रेला को फेंक दिया। अब देखिए, ये सेंटेंस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक्चुअली सोपी डिडंट वांट द अम्ब्रेला। ही हैड ग्रैब्ड द अम्ब्रेला सो दैट ही कैन गेट अरेस्टेड। आपको एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, एक एक्टिविटी यहां पूछी जा सकती है कि पिक आउट द सेंटेंस वी सजेस्ट दैट सोपी एक्चुअली डिड नॉट वांट द अम्ब्रेला। ऐसा सेंटेंस पिक आउट कीजिए जो इस बात को सजेस्ट करता है कि सोपी अम्ब्रेला हासिल करना नहीं चाहता था। तो कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? यही, ही हर्ड द अम्ब्रेला एंग्रीली इनटू एन एक्सकैवेशन। He muttered against the men who wear helmets and carry clubs. अब देखिए, टर्म यहाँ इस्तेमाल किया है, men who wear helmets and carry clubs। वो लोग जो हेलमेट इस्तेमाल करते हैं और उनके हाथ में क्लब है। क्लब इज ए काइंड ऑफ वेपन कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूरा टर्म men who wear helmets and carry clubs, ये पूरा टर्म रिफर कर रहा है पुलिसमैन को, कॉप्स को। ओके, यस, मतलब सोपी सेड समथिंग अगेंस्ट द कॉप। पुलिस को उसने बुरा भला कहा। बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस। अब देखिए, आगे राइटर ने रीजन दिया है कि व्हाई ही वॉज एंग्री अगेंस्ट द पुलिसमैन। एक स्टेटमेंट हो सकता है, आपको एक एक्टिविटी हो सकती है, गिव रीजन। सोपी वॉज एंग्री अगेंस्ट द पुलिसमैन, गिव रीजन। तो रीजन क्या है कि बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लचेस। अब देखिए, क्लच के माना होते हैं चुंगल। सोपी की ख्वाहिश थी कि वो पुलिस वालों के चुंगल में अटक जाए, पुलिस उसको अरेस्ट कर ले। दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग, लेकिन पुलिस ने उसे ऐसा समझा गोया सोपी वॉज अ किंग, गोया सोपी किंग है।
हु कुड डू नथिंग रॉन्ग, और किंग कैन डू नथिंग रॉन्ग। उन्होंने समझा पुलिस ने कि सोफी गोया किंग है और किंग से कोई गलती हो नहीं सकती। यस, अब देखिए द सेम सेंटेंस में बी आस्क्ड इन ग्रामर सेक्शन। कौन सा? दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग हु कुड डू नथिंग रॉन्ग। इंस्ट्रक्शन हो सकती है मेक इट अफर्मेटिव। ये सेंटेंस क्या है? अब निगेटिव है क्योंकि इसमें वर्ड ऑफ निगेशन इस्तेमाल हुआ है। और व्हाट इज द वर्ड ऑफ निगेशन? नथिंग। इसको जब हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो वन इंस्ट्रक्शन वी शुड कीप ऑलवेज इन माइंड दैट द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस शुड नॉट गेट चेंज्ड। दिए हुए सेंटेंस का मतलब भी चेंज ना हो और वो निगेटिव से अफर्मेटिव में भी चेंज हो जाए। तो अब देखिए यहाँ से डेफिनेटली जब इसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो यहाँ से नथिंग तो निकल गया। यहाँ पे कीवर्ड है रॉन्ग, तो जब हम नथिंग यहाँ से निकालेंगे तो रॉन्ग का अपोजिट राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि नथिंग रॉन्ग, कुड नथिंग रॉन्ग, ये पूरा टर्म हम यहाँ से निकाल लेंगे और उसकी जगह क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे? हु ऑलवेज डू राइट। तो क्या हो गया आंसर? दे सीम टू रिगार्ड हिम एज ए किंग हु। यहाँ तक के तो आंसर सेंटेंस एज इट इज रहेगा, हु ऑलवेज डू राइट। तो ये काय में चेंज हो गया? अफर्मेटिव में। ओके, एट लेंथ सोफी रीच्ड वन ऑफ द avenues टू द ईस्ट where the glitter and turmoil was but faint। अब देखिए सोफी ईस्ट में आगे बढ़ा। He reached one of the avenues। एवेन्यू कहते हैं ब्रॉड रोड, एक ब्रॉड रोड पर पहुंचा। अब उस ब्रॉड रोड की खास बात क्या थी कि where the glitter and turmoil was but faint। ग्लिटर कहते हैं शाइनिंग और टर्मोइल कहते हैं नॉइस को। और यहाँ एक वर्ड इस्तेमाल है कि ग्लिटर और टर्मोइल बट फेंट। फेंट के माना होते हैं डिम, यानी ये जो रोड था वो कहता था लेस नॉइजी था और लेस फैंसी था। ग्लिटर एंड टर्मोइल वॉज बट फेंट, यानी वहाँ ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं था और बहुत ज़्यादा शाइनिंग भी नहीं थी। लेस फैंसी एंड लेस नॉइजी। ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स मेडिसन स्क्वायर। अब सोफी मेडिसन स्क्वायर की तरफ बढ़ा। एक स्क्वायर का नाम है मेडिसन स्क्वायर। फॉर द होमिंग इंस्टिंक्ट सर्वाइव्स इवन व्हेन द होम इज ए पार्क बेंच। अब देखिए मेडिसन स्क्वायर पर एक पार्क में एक बेंच और बेंच पर ही रहना था सोफी का, मतलब वो पार्क का बेंच सोफी के लिए उसका होम था, तो इसलिए मेडिसन स्क्वायर में सोफी गया। बट ऑन एन अनयूजुअली क्वाइट कॉर्नर सोफी केम टू अ स्टैंड स्टिल। देखिए एक फ्रेज यहाँ राइटर ने इस्तेमाल किया है, कम टू अ स्टैंड स्टिल। कम टू अ स्टैंड स्टिल मीन्स टू स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप। सोफी धीरे 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 वहाँ के स्टॉप हो गया, मोशनलेस हो गया, स्टैंड स्टिल। Here was an old church। अब देखिए what was there? There was a church। चर्च के करीब में वो पहुंचा, लेकिन चर्च के ताल्लुक से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन राइटर ने दिया है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द चर्च वॉज ओल्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको एक वेब डायग्राम दी जा सकती है और इंस्ट्रक्शन हो सकती है कि कंप्लीट द वेब डायग्राम। वेब डायग्राम की हेडिंग हो सकती है चर्च सोफी रीच्ड नियर। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या उसकी कि इट वॉज ओल्ड चर्च। सेकंड क्वेंट। क्वेंट के माना होते हैं अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ अनयूजुअल एंड स्पेशली ओल्ड फैशन। जो चर्च थी उसकी जो बिल्डिंग थी वो कैसी थी? अनयूजुअल थी, ओल्ड फैशन की बनी हुई थी, इसलिए वो अट्रैक्टिव लग रही थी। क्या वर्ड इस्तेमाल किया है? क्वेंट। तो सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि क्वेंट। एंड रैम्बलिंग, उसका जो कंस्ट्रक्शन था वो अनप्लान था। रैम्बलिंग यानी अनप्लान, किधर भी उसका कंस्ट्रक्शन था, कोई प्लानिंग के साथ नहीं था। नेक्स्ट एंड गैबल्ड। गैबल के माना होते हैं कंस्ट्रक्टेड विद गैबल्स, और गैबल कहते हैं ट्रायंगल रूफ को, ऐसा कंस्ट्रक्शन जिसका जो रूफ है वो ट्रायंगल हो, जैसे कि यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। तो थर्ड इंफॉर्मेशन हुई चर्च के बारे में रैम्बलिंग, और लास्ट फोर्थ
cabled. Okay, through one violet stained window a soft light glowed, where no doubt the organist loitered over the keys, making sure of his mastery of the coming Sabbath anthem. अब देखिए उस चर्च की विंडो से एक लाइट वहाँ से आ रहा था, रोशनी आ रही थी। दूसरा ये कि म्यूज़िक प्ले करने की आवाज़ आ रही थी, म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। राइटर को लगा कि ऑर्गेनिस्ट लोइटर्ड ओवर द कीज। लोइटर के मानो होते हैं लिंगर, और ऑर्गेनिस्ट कहते हैं वन हु प्लेज ऑन एन ऑर्गन। और ऑर्गन हियर मीन्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई म्यूजिशियन था जो म्यूजिक प्ले कर रहा था। और म्यूजिक क्यों प्ले कर रहा था? शायद वो प्रैक्टिस कर रहा था कि नेक्स्ट जो कमिंग सबाथ डे है उसके मौके पर परफेक्शन के साथ में एंथम को प्ले कर सके। अब एक टर्म यहां इस्तेमाल हुआ है सबाथ। सबाथ इज ए डे ऑफ रिलीजियस ऑब्जर्वेंस एंड एब्सटिनेंस फ्रॉम वर्क। ज्यूज में और क्रिश्चियनिटी में, जेविश पीपल में और क्रिश्चियन लोगों के अंदर ये एक कंसेप्ट होता है सबाथ डे का। जेविश पीपल फ्रॉम द इवनिंग ऑफ फ्राइडे टू द इवनिंग ऑफ सैटरडे सबाथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। सबाथ डे यानी वो काम से आराम, रिलैक्स, कोई काम नहीं, आराम, रिलीजियस इंपॉर्टेंस वाला दिन होता है। और इसमें एक कॉमन प्रेयर वो अदा करते हैं जेविश लोग, फ्राइडे इवनिंग से सैटरडे की इवनिंग तक। और क्रिश्चियनिटी के अंदर संडे को सबाथ डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। रिलीजियस इंपॉर्टेंस होता है और उस दिन वो काम भी नहीं करते हैं, रेस्ट करते हैं। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट टू सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट कॉट एंड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स्ड। देखिए ट्रांसफिक्स्ड यानी होल्ड मोशनलेस। उस एंथम को सुनने के बाद सोपी वॉज मोशनलेस। ऐसा लग रहा था कि वो फेंसिंग है, आयरन फेंसिंग, उससे वो सीमेंट कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। ही वॉज रेंडर्ड मोशनलेस, ट्रांसफिक्स्ड अगेंस्ट द कन्वोल्यूशन ऑफ द आयरन फेंस। कन्वोल्यूशन कहते हैं कॉइल्स। ओके, द मून वॉज अबव, फुल एंड रेडियंट। Vehicles and pedestrians were few. Sparrows twittered sleepily in the eaves. For a little while the scene might have been a country churchyard. अब देखिए इस पैरा में राइटर ने एटमॉस्फेयर को लिखा है। कब का एटमॉस्फेयर? द टाइम व्हेन सोपी रीच नियर द चर्च। जब वो चर्च के पास में पहुंचा था तो व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर? तो कैसा एटमॉस्फेयर था? द मून वॉज अबव फुल एंड रेडियंट। द मून वॉज फुल, इट वॉज शाइनिंग ब्राइट। रेडियंट मीन्स शाइन ब्राइट। फुल मून था यानी 14वीं रात का चांद चमक रहा था। व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियंस वेयर फ्यू। द रोड वॉज नॉट कंजेस्टेड, देयर वॉज नो ट्रैफिक। पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाले, पीपल हु वॉक ऑन फुट, पैदल चलने वाले लोग भी बहुत फ्यू थे, थोड़े थे, और व्हीकल्स भी बहुत थोड़े। स्पैरोज ट्वीटर्ड स्लीपली इन द ईव्स। और स्पैरोज चहचहा रहे थे। और अ लिटिल व्हाइल द सीन माइट हैव बीन ए कंट्री चर्चयार्ड एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू द आयरन फेंस। द एंथम इन्फ्लुएंस्ड सोपी, for he had known it well in the days when his life contained such things as mothers and roses and ambitions and friends and immaculate thoughts and colors. अब देखिए यहाँ पे एंथम रिफर कर रहा है सोपी की पास्ट की लाइफ को। एंथम काय को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोपी की पास्ट की लाइफ। और पास्ट की लाइफ कैसी थी? तो यहाँ राइटर ने उसको डिस्क्राइब किया है। बिकॉज ऑफ द एंथम सोपी रिमेंबर्स हिज गुड ओल्ड डेज। अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करता है। और कैसी ज़िंदगी थी उसकी? पास्ट की, गुड। ठीक है, तो एंथम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पास्ट लाइफ को। अब कैसी थी तो देखिए, For he had known it well in the days when his life contained such things as mothers. अब देखिए मतलब ये है कि चर्च was not a new thing for Soapy. He was known to it earlier. पहले उसका आना जाना था।
ही यूज्ड टू बी द डेली विजिटर ऑफ चर्च, पहले चर्च आना जाना था उसका, पहले था मतलब नो मोर। हिज लाइफ कंटेंट सच थिंग्स एज मदर्स एंड रोजेस। अब देखिए पहले ही यूज टू हैव मदर्स, मदर्स रिफर कर रहा है नियर एंड डियर वंस को, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को, मतलब ही यूज टू हैव रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स नियर एंड डियर वंस इन हिज लाइफ। पहले उसकी ज़िंदगी में रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब सब लोग हुआ करते थे, अब नहीं है। रोजेज, ही यूज टू हैव रोजेज। अब देखिए रोजेज दो चीज़ों को यहाँ पे रिफर कर सकता है, एक तो ही हैड रोमांस इन हिज लाइफ, रोज रिफर कर रहा है रोमांस को, दूसरा ये कि रोज इज ए पार्ट ऑफ नेचर, तो ये इसको भी यहाँ सजेस्ट कर सकता है कि ही वॉज नेचर लविंग, ही हैड इंटरेस्ट इन नेचर, ही वॉज नेचर एंथुसियास्ट, नेचर से उसको लगाव था। एंड एम्बिशंस एंड फ्रेंड्स, ही हैड एम्बिशंस इन हिज लाइफ, मतलब अब नहीं है, नो मोर ही हैज एम्बिशंस, ही यूज्ड टू हैव एम्बिशंस बट नो मोर। एंड फ्रेंड्स एंड इमेकुलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। अब देखिए एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है इमेकुलेट, इमेकुलेट के माना होता है स्पॉटलेस, बेदाग, प्योर एंड टाइडी। उसके जो थॉट्स थे पहले वो कैसे थे, इमेकुलेट थे, प्योर थे थॉट्स। और कॉलर्स, देखिए कॉलर इज ए पार्ट ऑफ शर्ट अराउंड द नेक, यहाँ पे कॉलर क्या को इंडिकेट कर रहा है, क्लॉथ्स को, और उसके साथ में भी एक एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, क्लॉथ्स कैसे, इमेकुलेट, यानी उसके जो लिबास थे वो भी क्लीन हुआ करते थे। ही यूज्ड टू वेयर क्लीन क्लॉथ्स इन पास्ट, लेकिन अब नहीं है। हम कह सकते हैं कि हियर सोपी रिपेंटेड फॉर द लाइफ ही यूज्ड टू हैव इन द पास्ट, पास्ट की तरह की ज़िंदगी के लिए उसने उसको रिमेंबर किया पास्ट की लाइफ को, और उसके लिए पछताया है, आज की जो ज़िंदगी है उसकी, उसके ऊपर उसे पछताना है। तो अब देखिए ये हो सकता है कि डिस्क्राइब द पास्ट लाइफ ऑफ सोपी, सोपी की पास्ट की लाइफ को डिस्क्राइब कीजिए। तो क्या क्या वर्ड्स लिखेंगे आप, क्या क्या टर्म्स लिखेंगे, ही कंटेंट थिंग्स एज मदर्स एंड रोजेस, ही कंटेंट एम्बिशंस, he contained friends, and he had immaculate thoughts and immaculate clothes. Okay, yes. The conjunction of Sophie's receptive state of mind and influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desires, dead hopes, wrecked faculties and base motives that made up his existence. अब देखिए यहाँ पे इस पैरा में राइटर ने सोपी की प्रेजेंट लाइफ को डिस्क्राइब किया है। राइटर ने कहा है कि सोपी के ऊपर एंथम ने असर किया। ही रिफ्लेक्टेड ओवर हिज लाइफ, he repented for the life he is having at present, आज जो उसकी ज़िंदगी है उस पर उसे पछताना हो रहा है। उसने कहा है, उसने रियलाइज़ किया है कि उसने अपने आप को कितना नीचे गिरा दिया है। द पिट इन टू विच ही हैड टम्बल्ड। अब देखिए इसकी प्रेजेंट लाइफ कैसी है, तो डिग्रेडेड डेज, काय को डिस्क्राइब कर रहा है, प्रेजेंट लाइफ को, ही हैज डिग्रेडेड हिमसेल्फ। नेक्स्ट, अनवर्दी डिजायर्स, उसकी जो डिजायर्स है वो कैसी है, अनवर्दी है, यानी कौन से काम करना चाहता है। अनवर्दी डिजायर्स किसको कहा है कि ही डिजायर्स टू गेट अरेस्टेड, वो अरेस्ट होना चाहता है। ये डिजायर कैसी है उसकी, अनवर्दी है, अनबिहेविंग है, नाजेबा। डेड होप्स, होप्स कैसी है, डेड। रिग्ड फैकल्टीज, फैकल्टीज कहते हैं एबिलिटीज को, उसकी जो एबिलिटीज है, ही हैज डिस्ट्रॉयड ऑल हिज एबिलिटीज। रिग्ड के माना होते हैं डिस्ट्रॉयड। एंड बेस मोटिव्स, और उसके जो मोटिव्स है, इंसेंटिव्स है उसमें, वो भी कैसे हैं, बेस है, हल्के दर्जे के हैं, निचले हैं। डेड मेड अप हिज एग्जिस्टेंस, ये सब टर्म्स उसकी प्रेजेंट लाइफ को डिस्क्राइब कर रहा है।
अब देखिए, मेक अ डिफरेंस बिटवीन सोपीज पास्ट लाइफ एंड प्रेजेंट लाइफ। तो पास्ट लाइफ को हमने पहले देखा, उसकी पास्ट लाइफ कैसी थी। अब प्रेजेंट लाइफ को हमने अभी देखा है। अनवर्दी डिज़ायर्स, डिग्रेडेड डेज, डेड होप्स, wrecked faculties and base motives. Okay? Yes. And also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. A strong impulse moved him to battle with his desperate fate. He would pull himself out of the mire and would make a man of himself again. अब देखिए, एंथम ने सोपी पर असर किया। उसने अब ये लाइन उसके रिजोल्यूशन को, उसके डिटर्मिनेशन को डिस्क्राइब कर रही है कि अब सोपी प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ, ही रिजॉल्व्ड, ही वाज डिटरमाइंड, काय के लिए उसने तय किया, इरादा किया, टू चेंज हिमसेल्फ, टू पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। देखिए, मायर के माना होते हैं मोरास, मोरास कहते हैं दलदल, मतलब ऐसी अनप्लीजेंट और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो। सिचुएशन और अनप्लीजेंट कंडीशन फ्रॉम विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट और फ्री वन सेल्फ, उसे कहते हैं मायर। उसने कहा कि ये जो दलदल में फंस गया है वो ज़िंदगी के, उससे अपने आप को वो पुल करेगा, निकालेगा। मतलब यह है कि ही डिसाइडेड टू चेंज हिमसेल्फ, ही डिसाइडेड टू चेंज हिज वेज ऑफ लाइफ। ही वुड कंक्वर द इविल दैट हैड इंस्लेव्ड हिम। देखिए, कंक्वर यानी विन ओवर। उसने कहा कि जो इविल का शिकार हो गया था, वो इविल के खिलाफ में लड़ेगा और जीतेगा, और ख़ुद को जो उसने बुराइयों का, इविल का गुलाम बना दिया था, इन स्लेव यानी मैक्स स्लेव, तब वो ईविल की गुलामी को छोड़ देगा और ऑनेस्ट लाइफ को लीड करेगा। देयर वॉज टाइम ही वॉज यंग येट ही वुड रिसरेक्ट हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ इस्तेमाल हुआ है, रिसरेक्ट यानी रेस्टोर लाइफ। उसने कहा कि उसकी जो ईगर एम्बिशंस थी, ओल्ड ईगर एम्बिशन, वो उसको रिसरेक्ट करेगा, यानी ही विल रेस्टोर लाइफ टू हिज ओल्ड ईगर एम्बिशंस एंड परसूट देम विदाउट फॉल्टरिंग, और अपने एम्बिशन के ऊपर काम करेगा, उसको चेस करेगा, उसको परसूट करेगा। लेकिन कैसे? विदाउट फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग के माना होते हैं डगमगाना, लूजिंग स्ट्रेंथ। Those solemn but sweet organ notes had set up a revolution in him. Tomorrow he would go into the roaring downtown district and find work. अब उसने खुद से रिजॉल्व किया कि वो डाउनटाउन जाएगा और वहाँ पे हार्ड वर्क करेगा, एक जॉब हासिल करेगा। ए फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम ए प्लेस एज ड्राइवर। ही रिकॉल्ड हिज पास्ट लाइफ। ही रिमेंबर्ड दैट ए फर इम्पोर्टर, फर कहते हैं रेशम को, एक उसका बिजनेसमैन था, इम्पोर्टर था, तो उसने उसे एक जॉब ऑफर किया था। जॉब क्या की थी? एज ए ड्राइवर। उसने कहा कि वो ड्राइवर की जॉब को इख्तियार करेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, उसने कहा कि ही वुड बिकम समबडी इन हिज लाइफ। टू बिकम समबडी मीन्स टू अचीव ए पोजिशन ऑफ सम स्टेटस। उसने अब डिसाइड किया है कि ही विल वर्क हार्ड, ही विल लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, he will say goodbye to his evil way of life, he will work as a driver and do something praiseworthy in his life, he will become somebody, he will achieve a position of some status, he decided. सोपी फेल्ट ए हैंड लेट। लेकिन जब उसने ये सब डिसाइड किया कि अपनी लाइफ को चेंज करेगा, मेहनत करेगा, ऑनेस्ट लाइफ लीड करेगा, तो किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए, आयरनी ऑफ फेट इसे कहते हैं, कि उसी समय उसको ऐसा लगा कि पीछे उसके हाथ के ऊपर, आर्म के ऊपर किसी ने हाथ रखा है। He looked quickly around into the impassive face of a policeman. जैसे उसने पलट कर देखा कि किसने हाथ रखा है उसके आर्म पर, तो उसको पुलिसमैन नज़र आया। लेकिन पुलिसमैन के फेस को डिस्क्राइब करने के लिए एक राइटर ने एडजेक्टिव इस्तेमाल किया, इम्पैसिव। पैसिव के माना होते हैं साइलेंट, लेकिन उसका अपोजिट इम्पैसिव, मतलब द पुलिस वॉज टेलिंग हिम समथिंग।
क्या कहा पुलिसमैन ने? व्हाट आर यू डूइंग हियर? आस्क्ड द ऑफिसर। द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देयर, कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि काफ़ी देर से सोपी वॉज मोशनलेस देयर, ही वॉज स्टैंडिंग देयर, ही वॉज लिंगरिंग देयर, ही वॉज लोइटरिंग देयर, वो बहुत देर से खड़ा था वहाँ पे। नथिंग सेड सोपी, देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिसमैन। सोपी ने कहा कि कुछ नहीं, उसने कहा कि ठीक है फिर आइए मेरे साथ में। पुलिसमैन ने ले गया एंड ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट। कोर्ट में उसको पेश किया गया। द मैजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड हिम 3 months जेल, 3 months ऑन द आइलैंड। पहले उसने क्रिमिनल काम किया तो पुलिस डिडंट अरेस्ट हिम, लेकिन जब उसने अब डिसाइड किया कि वो ऑनेस्ट लाइफ लीड करेगा तो आयरनी ऑफ फेट देखिए कि ही इज अरेस्टेड। काय के लिए? कि जस्ट वो एक जगह पर बहुत देर से खड़ा था। ही वॉज लिंगरिंग और लोइटरिंग देयर।